22 दिसंबर 1978 बात रूस की है। रूस के एक शहर रोस्तोव की है। एक 9 साल की बच्ची, उसकी लाश मिलती है। बच्ची घर से बाहर निकली थी, लाश एक नदी के किनारे मिली। अब पुलिस को खबर मिलती है, पुलिस जाती है, लाश को उठाती है, देखती है। पहली नज़र में ही पता चल जाता है कि उस बच्ची के साथ रेप हुआ है और बड़ी बेदर्दी से उसे चाकुओं से गोद कर मारा गया। पुलिस इसकी तफ्तीश करती रहती है, लेकिन बल्कि कुछ दिनों बाद ही फिर एक दूसरी लाश मिलती है, एक और लड़की की। और ये लड़की जो है, इसकी लाश भी नदी के किनारे मिलती है, पास में एक बैग मिलता है। लड़की की उम्र 13 साल थी। लेकिन इन दोनों लाशों की जो बरामदगी थी, दूरी काफ़ी थी, लेकिन जिस तरीके से लाश मिली, जिस तरीके से उनके ऊपर जख्मों के निशान थे, वो पुलिस को हैरान कर रहे थे। दोनों में सिमिलरिटी थी और दोनों ही केस में लड़की की जो ब्रेस्ट थे उसको काट लिया गया था। अब पुलिस को लगा कि ये कौन सनकी है जो ऐसा काम कर सकता है। इसी दौरान में कुछ वक्त बीता और एक और लड़की की लाश मिली, उसके साथ भी सेम ऐसे ही। अब पुलिस परेशान कि ये क्या मामला है, तफ्तीश जारी थी। इसी दौरान ने पुलिस को एक जानकारी मिली कि इन 3 बच्चियों में से एक बच्ची के साथ उसने एक शख्स को देखा था जो उसके साथ बड़ी दोस्ताना व्यवहार कर रहा था और उसको लेकर अपने साथ गया। और फिर बाद में उस बच्ची की लाश मिली। उस बंदे का नाम था अलेक्जेंडर कराचेनोको। जब पुलिस को पता चला कि ये अलेक्जेंडर है तो पुलिस ने फिर उसकी हिस्ट्री खंगाली। पता चला कि ऑलरेडी रेप के मामले में पहले जेल जा चुका है और उसी इलाके का था जहां से लाशें मिल रही थी। पुलिस ने उसे उठाया, उसके बाद उसे टॉर्चर किया। उसके बाद पुलिस ने बयान दिया कि उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया, इन लड़कियों के कत्ल के पीछे उसी का हाथ है। और इसके बाद ट्रायल हुआ और ट्रायल के बाद उसे गुनहगार ठहराया गया और 1982 में फायरिंग स्क्वाड ने अलेक्जेंडर को गोली मारकर सजाए मौत की जो तामील थी वो पूरी कर दी, क्योंकि उसे डेथ पेनल्टी मिला था। तो 78 में बच्चियों के कत्लेआम का सिलसिला शुरू हुआ और 4 साल के अंदर ही वहां रशियन पुलिस ने अलेक्जेंडर को उन बच्चियों का कातिल करार देकर अदालत से सजा भी दिलवा दी। उसे सर के पिछले हिस्से में गोली फायरिंग स्क्वाड ने मारी और उसकी मौत हो गई। अब लगा चलो केस खत्म, सुलझ गया सब कुछ, लेकिन ऐसा था नहीं। इसके बाद अगले 12 सालों तक इसी रोस्तोव शहर में एक के बाद एक लड़कियां, औरतें, इवन बच्चों को मारा गया। और इन 52 मर्डर्स में जो तरीका था वो एक ही था, हर एक को चाकू से गोदा गया। और सबसे अजीब बात यह थी कि हर कत्ल के बाद जो फीमेल थी, बच्चियां थी, औरतें थीं, उनके ब्रेस्ट को काटा गया। जो लड़के थे उनके प्राइवेट पार्ट्स को काटा गया। किसी के जुबान काटे गए, किसी की आंखें निकाली गईं। इस वहशियाना तरीके से रूस में इससे पहले ऐसा कोई कत्लेआम नहीं हुआ। अब पुलिस परेशान हो गई, लोग घबराने लगे। जिस तरीके से, जिस दरिंदगी से मारा जा रहा था, तो रूस के इतिहास में ये पहली बार था। अब खासतौर पर मॉस्को तक ये बात पहुंची, रूस की राजधानी। वहां कहा गया कि यहाँ रोस्तोव शहर में लोगों के अंदर जबरदस्त दहशत है और कोई एक ऐसा सीरियल किलर है जो इस तरह के कत्लेआम कर रहा है। अब मॉस्को से स्पेशल टीम इन्वेस्टिगेटिव भेजी जाती है कि आप जाओ और इसको हैंडल करो। अब वो स्पेशल टीम आती है, यहाँ पर आने के बाद रोस्तोव में हर एक केस को स्टडी करती है। जब केस को स्टडी करती है हर एक को, तो पता चलता है कि जो ज़्यादातर लाशें मिली हैं वो या तो नदी किनारे मिली हैं, या जंगल में मिली हैं, या रेलवे ट्रैक पे, रेलवे स्टेशन के पास मिली हैं, या फिर बस स्टॉप पे। लेकिन इनमें से भी जब शॉर्टलिस्ट किया गया तो पता चला सबसे ज़्यादा जो लाशें मिली हैं वो रेलवे ट्रैक के किनारे मिली हैं। तो अंदाज़ा ये लगाया गया कि जो भी कातिल है वो ट्रेन का इस्तेमाल करता है, वारदात को अंजाम देता है और उसी ट्रेन के साथ फिर कहीं गायब हो जाता है। अब ये जानकारी थी, इसके बाद पूरे जासूसों का जाल बिछाया गया रोस्तोव शहर में और कहा गया कि ऐसे शख्स पे नज़र रखो जो ट्रेन से आता जाता हो और ज़रा भी वो डाउटफुल हो, सस्पेक्टेड हो, संदिग्ध हो, तो उसे पकड़ा जाए। अब ये सारी चीज़ें होने लगी। इधर कत्ल का सिलसिला लगातार चल रहा था, लगातार एक के बाद एक लाशें मिलती जा रही थी।
जो तफ्तीश हुई तो पता चला कि जितने भी अब तक कत्ल हुए थे उनमें जो एज था 8 साल से लेकर 44 साल, 8 to 44 ईयर्स की बच्चियां, बच्चे, औरतें, और इन सभी बॉडी के जब सारी चीज़ें देखी गई तो पता चला कि जितने भी कत्ल हुए उनमें फीमेल के ब्रेस्ट काटे गए, जो लड़के थे, बच्चे थे, उनके प्राइवेट पार्ट्स काटे गए, आंखें निकाल ली गई, जुबान काट दी गई, यूट्रस निकाल दिया। तो इस तरीके से ऐसा कत्ल इससे पहले कभी सुना ही नहीं था वहां के लोगों ने, और यही वजह है कि इन सब चीज़ों की वजह से ज़्यादा दहशत फैल गई। अब सारी मॉस्को की स्पेशल टीम आ गई, जांच जारी है। हर रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन पर सादी वर्दियों में पुलिस वालों को तैनात कर दिया गया कि कोई भी संदिग्ध दिखे उसे पकड़ो और लाओ। इसी तलाशी के दौरान पुलिस के हाथ एक शख्स लगता है। वो शख्स पे नजर इसलिए गई कि रेलवे स्टेशन से उतरा और एक लड़की के साथ साथ वो चल रहा है, और वो ऐसा लगा था कि लड़की से अनजान है, लेकिन वो उससे बात करने की कोशिश कर रहा है। पुलिस को उसको हुलिया भी कुछ ऐसे ही लगा। सादी वर्दी में पुलिस गई, उसे रोका, उसके बाद उससे पूछताछ की। उसके पास एक ब्रीफकेस था, ब्रीफकेस में एक चाकू था, एक रस्सी थी। लेकिन जब उससे सारी पूछताछ की तो उसने बोला कि बस मैं यहां रहता हूं, ये है। और पुलिस ने भी जिस अफसर ने पूछा था उसे छोड़ दिया, नाम पता लेकर। तलाश जारी है, इधर कत्लेआम का सिलसिला भी जारी है, पर कातिल मिल नहीं रहा है। अब रोस्तोव की पुलिस ने कहा कि इस कातिल तक पहुंचने के लिए हमारी अपनी इन्वेस्टिगेशन तो ठीक है, किसी साइकेट्रिस्ट से बात की जानी चाहिए, किसी मनोवैज्ञानिक से, मनोचिकित्सक से, जो इस कातिल के जहन में और दिमाग में क्या चल रहा है वो हम बता सके, उस पर रोशनी डाल सके। क्योंकि जिस तरीके से वो कत्ल कर रहा है वो अजीब सा है। प्राइवेट पार्ट्स काटना, ब्रेस्ट काटना, यूट्रस निकालना, आंखें निकालना, जीभ काटनी, तो ये है क्या? तो इसके लिए उन्होंने उस वक्त के एक बड़े फेमस अलेक्जेंडर बुखानोवस्की, एक ये साइंटिस्ट थे, बल्कि जो साइकेट्रिस्ट थे, इनके पास पुलिस गई, सारी चीजें बताई, सारे केस स्टडी, उन्होंने उसके ऊपर पूरा रिसर्च किया और आखिर में अपनी एक रिपोर्ट दी पुलिस को। उन्होंने कहा ये जो भी कातिल है इसकी उम्र 45 से 50 साल के दरमियान है, इसका बचपन कभी अच्छे से नहीं गुजरा, फैमिली प्रॉब्लम रही, और दूसरा ये शायद सेक्सुअली इंपॉर्टेंट है, नपुंसक जिसे हम कहते हैं, और इन्हीं चीजों ने मिलाकर इसे कातिल बना दिया है, एक सीरियल किलर। अब ये सारी चीजें 45 से 50 साल, ये सारी चीजें तो बता दी, हुलिया वो नहीं बता पाए, लेकिन बेसिक एक चीज पता चली कि एक शख्स है जो शायद इंपॉर्टेंट है, बचपन ठीक से गुजरा नहीं, 45 से 50 साल की उम्र है, तो चलो उसे ही ढूंढते हैं। अब इसके बाद पुलिस ये भी ढूंढ रही है, लोगों को आगाह भी कर रही है कि अपने बच्चों को, लड़कियां, औरतें अकेले ना निकले, सन्नाटे में ना जाएं अकेले, और इधर तमाम जो तलाश है वो शुरू हो गई। सबसे ज्यादा फोकस था रेलवे स्टेशन के करीब, और आखिरकार नवंबर 6 नवंबर 1988 एक इंस्पेक्टर को एक स्टेशन के करीब एक शख्स गुजरते हुए दिखा। उसके चाल ढाल से उन्हें लगा कि ये कुछ घबराया हुआ भी है। फिर उसके कपड़े देखे तो लगा उसके कपड़े में मट्टियां हैं। कपड़ों में नजदीक से देखा तो लगा कि कुछ ब्लड स्टेन है, खून के धब्बे हैं। पुलिस उससे गई, उसके पास नाम पूछा, पता पूछा, उसके पास भी एक ब्रीफकेस। जब ब्रीफकेस को खोला तो देखा कि उसमें एक चाकू है और एक रस्सी है। फौरन पुलिस ने अपने सीनियर अफसरों को इन्फॉर्म किया। इत्तेफाक से कुछ साल पहले एक और पुलिस इंस्पेक्टर जो दूसरा था, उसने भी एक बार एक बस स्टॉप पे एक लड़की के साथ बात करते हुए एक शख्स को रोका था। उसके पास भी ब्रीफकेस था और एक चाकू और एक रस्सी थी, लेकिन उसे छोड़ दिया था। लेकिन वो रिपोर्ट की गई थी, वो रिकॉर्ड पे था। जैसे ही इस बार 6 नवंबर को इस शख्स को रोका और पूछा गया तो पुराने रिकॉर्ड खंगाला गया तो पता चला कि इस शख्स को पहले भी एक बार पकड़ा गया था, लेकिन पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। इस बार पुलिस को लगा कि शायद वो सही ट्रैक पर है और यही वो शख्स है, क्योंकि रेलवे स्टेशन के करीब जो समय है वो भी उसी वही समय, कपड़े उसके हुलिया ऐसा लग रहा है कि जैसे नदी किनारे से आ रहा, पैर में बहुत सारे मिट्टी हैं। आमतौर पर वहां पे लोग सब साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं। खून के निशानों ने भी चौंकाया कपड़ों पर, और बैग में चाकू और रस्सी रखने का मतलब क्या है? इन सारी चीजों के बाद उसे वो इंस्पेक्टर अपने सीनियर अफसरों के पास लाता है। इत्तेफाक से
जिस शख्स को पकड़ा गया था उसके ऊपर एक बहुत पहले एक चोरी का मामला दर्ज था। तो पुलिस के पास एक वो भी मिल गया कि सिर्फ पूछताछ नहीं, उस चोरी के मामले में इसको हम अरेस्ट दिखा सकते हैं। उन्होंने उस चोरी का केस खोला और उसको अरेस्ट करके दिखा लिया और उससे पूछताछ शुरू की। लेकिन वो अपने आप को बेकसूर बताए इन सारे कत्लेआम के लिए जो सीरियल किलिंग हुई। पुलिस ने हर तरह से पूछ लिया, पुलिस नाकाम रही। अब पुलिस को लगा कि क्या करें। इसी के बाद फिर पुलिस ने तय किया, सीनियर अफसरों ने कहा कि एक काम करो, इसको उस साइकेट्रिस्ट अलेक्जेंडर के पास ले चलो, वही इससे बातचीत करेंगे। अब इसके बाद अलेक्जेंडर जो साइकेट्रिस्ट थे नामी, उनके पास ले जाया गया। इस शख्स को जिसको पकड़ा गया था उसको बैठाया गया। बैठाने के बाद अब डॉक्टर साहब उससे पूछताछ कर रहे हैं और वो पूछताछ जो था उसकी पूरी डिटेल रिपोर्टिंग है कि उन्होंने उसके कत्ल, क्राइम, इन सब से पूछा ही नहीं। शुरुआत की बचपन से, कहाँ रहे, कैसे रहे, क्या पढ़ाई की, फैमिली में कौन, पहली गर्लफ्रेंड कौन, पहली नौकरी कौन, रोस्तोव में कैसे आए, ये सारी चीज़ें बातचीत पूरी। उसके बाद जब जब ये कत्ल हुए थे, अब तक 52 हो चुके थे, उन दिनों की खबर, इन 52 कत्ल की खबर उसे थी कि नहीं थी, ये भी सवाल। उन दिनों में वो कहाँ था, मतलब बारीक से बारीक, छोटी से छोटी। सामने वाले को भी लग रहा है कि ये शायद सिर्फ जानकारी ले रहा, हम पे शक नहीं कर रहा है। ये सारी पूछताछ चलती रही, कई घंटे बीते और अचानक डॉक्टर की पूछताछ, सवाल जवाब के दरमियान वो शख्स अचानक खड़ा होता और कहता है कि मैं ही सीरियल किलर हूं, मैंने ही ये सारे कत्ल किए, मैंने ही एक एक कर अपने शिकार को चुना है। और उसने खुद से कन्फेशन किया, सिर्फ डॉक्टर के उस सवाल जवाब से, क्योंकि वो उसके जहन में इस हद तक घुस चुके थे कि वो अपने आप को रोक नहीं पाया। फिर उसने अपना असली नाम बताया। उसका नाम था आंद्रे विकातिलो, आंद्रे विकातिलो। उसने कहा कि हाँ, मैंने सब कुछ मारा, ये कत्ल की जिम्मेदारी लेता हूं। और इसके बाद फिर उसने अपनी पूरी जो कहानी सुनाई, वो कहानी ये थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने लगभग दस्तक दे दी थी। 36-37 से ही सुगबुगाहट शुरू हो गई थी। और उसी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 1936 में आंद्रे का जन्म होता है, यूक्रेन के एक इलाके में, वही यूक्रेन जहां इस वक्त रशिया और रूस के बीच जंग चल रही है। तो वहां पे हालात ठीक नहीं थे। नाजी सेना और जो जर्मन और रूस, इधर लड़ाई चल रही थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की आहट हो चुकी थी। जिस जगह पे आंद्रे का जन्म हुआ, पिता इसके गरीब थे, माँ भी गरीब, और उस इलाके में उससे पहले बहुत ज़्यादा बुरी हालत थी। लोग गरीब थे, खाने को नहीं था, अकाल के जैसे हालात थे। जंग ने और सब कुछ बर्बाद कर दिया था। इधर दूसरा जंग फिर से सर पे मंडरा रहा था। तो कुल मिलाकर आंद्रे के परिवार में ये था। और आंद्रे के आसपास कहते हैं कि लोग कई कई दिनों तक घास खाकर जिंदा रहते थे। वो घास की रोटियां बनाते, घास उबाल कर खाते, अनाज था नहीं, हालात बड़े खराब थे। तो ऐसे माहौल में आंद्रे ने परवरिश अपनी पाई। थोड़ा बड़ा हुआ, वहीं पास के स्कूल में भेज दिया गया। इधर उसके बाप को जबरन जो है सेना में भेज दिया गया लड़ने के लिए। और फिर उन्होंने विद्रोह किया तो उनको जेल डाल दिया गया। इधर आंद्रे को उसकी मां ने किस्सा सुनाना शुरू किया कि उसका एक बड़ा भाई भी है। अब आंद्रे की एक बहन थी और आंद्रे था, बट उसने कहा कि तुम्हारा एक बड़ा भाई भी है, और तुम्हारे बड़े भाई जो है जब पैदा हुआ और बड़ा हुआ, जब भूखमरी आई, तो यहाँ पे आलम यह था कि लोग घास फूस खा रहे थे, और बल्कि कई लोगों ने तो इंसान को मार कर खाया है। जो बहुत सारे लोग मारे गए भूख से, उनकी लाशों को खाया है। तो मां ने अपने बेटे आंद्रे से कहा कि तुम्हारे बड़ा भाई, उसको भी लोगों ने अपना निवाला बनाया। भूख का आलम यह था कि उसकी लाश से लोगों ने पेट भरा। अब ये जो कहानी है ये कभी कंफर्म नहीं हुई, लेकिन आंद्रे की मां लगातार उससे ये बात कहती रहती थी। ये बात आंद्रे के जहन में बैठ गई। धीरे धीरे वो बड़ा हुआ, स्कूल गया, फिर कॉलेज गया। उसके बाद उसी दौरान में उसकी गर्लफ्रेंड बनी। लेकिन गर्लफ्रेंड बनने के बाद उसे पहली बार पता चला कि वो इम्पोर्टेंट है, नपुंसक है। उसके बाद गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया। फिर इसके बाद एक दूसरी गर्लफ्रेंड बनी, बाकी भी दोस्त जानते थे, वो भी उसका फिर मजाक उड़ाने लगी कि ये नपुंसक है। ये बातें धीरे धीरे उसके मन में आने लगी और इस शर्मिंदगी की वजह से उसने उस शहर को छोड़ दिया। फिर वो दूसरी जगह गया, वहाँ कुछ दिन तक एक दूसरे शहर में जाकर इसने टीचर की नौकरी की।
और फिर वहां एक और लड़की से इसे प्यार हो गया, दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद फिर उसे भी मालूम था उसकी पत्नी को, लेकिन फिर हालात ऐसे बने कि अलग अलग हो गए और वो आखिरकार उन तमाम जगहों को छोड़कर रोस्तोव शहर पहुंच गया। यहां आने के बाद पुरानी यादों ने उसका पीछा छोड़ा नहीं। उसे वो तमाम ताने, वो हंसी, वो शर्मिंदगी, वो गर्लफ्रेंड का छोड़ना, ये सारी बातें याद थी। और साथ में उसकी मां की वो कहानी कि उसके भाई की लाशों से लोगों ने अपना भूख मिटाई थी क्योंकि खाने के लिए नहीं था। इन सारी चीज़ों ने उसके दिमाग में ऐसा घर कर लिया है, सारी बातों ने, कि उसे लगा कि कुछ करना है। इसी के बाद एक तो वो जो लोग हंसते थे उसकी इस इंपॉर्टेंट होने पर, उसने पहली बार रोस्तोव में एक 9 साल की लड़की को अपना निशाना बनाया। उसके बाद उसके ब्रेस्ट काटे, फिर कई लड़कों को निशाना बनाया, उनके प्राइवेट पार्ट्स काटे। फिर 8 से लेकर 44 साल तक अलग अलग रेलवे स्टेशन के करीब जहां भी खासतौर पर उन लड़कियों को निशाना बनाता जिन्हें ये अकेला देखता। वो लाइब्रेरी से लौट रही हैं, स्कूल से लौट रही हैं, घर जा रही हैं, घर से आ रही हैं, जब मौका मिलता वो करता और फिर उनके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता, जो होता नहीं, और फिर उनकी लाशों को काट पीट कर कहीं नदी किनारे, कहीं जंगल में, कहीं रेलवे ट्रैक के किनारे फेंक देता। और इस तरीके से वो एक के बाद एक कत्ल करता गया। जब उसने अपने सारे जुर्म को कबूल कर लिया, इसके बाद मुकदमा चला और इस ट्रायल की शुरुआत हुई थी 14 अप्रैल 1992 से। उससे पहले सारी इन्वेस्टिगेशन हुई, उन 52 की 52 लाशों के बारे में जानकारी हासिल की गई। कहते हैं कि जब ट्रायल शुरू हुआ तो कई बार आंद्रे ने बाकायदा भरी अदालत में, कोर्ट रूम के सामने, जज के सामने अपने पैंट खोलकर यह बताने की कोशिश की कि मैं इंपॉर्टेंट हूं, मैं नपुंसक हूं। उन चीज़ों का असर पड़ा नहीं और आखिरकार आंद्रे विकातिलो को इस मुकदमे की कार्रवाई पूरे होने के बाद अक्टूबर 15, 1994, बल्कि 1993, अक्टूबर 15, 1993 को अदालत ने 52 कत्ल के लिए आंद्रे को सजाए मौत दी, 52 मर्डर्स के लिए। अक्टूबर 15, 1993। इसके बाद करीब 5 महीना बीतता है, ये अपील करता है, उस अपील को भी रद्द कर दी जाती है और आखिरकार 14 फरवरी 1994, वैलेंटाइंस डे के दिन 14 फरवरी 1994 को रोस्तोव शहर में, रोस्तोव जेल के अंदर चिकातिलो को एक गार्ड सर में पीछे से गोली मारता है। यही उसकी सजा थी। अदालत ने उसको फायरिंग स्क्वाड से मारने के जो है वो हुक्म दिया था। तो वैलेंटाइंस डे 14 फरवरी 1994 को रूस के शायद अब तक के सबसे वहशी, दरिंदे और सबसे बड़े सीरियल किलर का खात्मा होता है। और कहानी करीब 19 साल पुरानी है। जैसा मैंने कहा कि रिश्तों को लेकर बहुत सारे कत्ल होते हैं, तो उसी तरीके से सोसाइटी, समाज या पद, अमीरी, गरीबी, पढ़े लिखे, ना पढ़े लिखे, इन लोगों का मतलब ये नहीं है कि यही लोग क्राइम करेंगे, ये नहीं करेंगे, क्योंकि आज की जो कहानी वो बेहद पढ़े लिखे फैमिली की कहानी है। बेंगलोर के एक नामी वकील की एक बेटी जिसका नाम है शुभा शंकरा नारायण, करीब उम्र 27 साल शुभा की। बाप नामी वकील, अच्छी खासी इज्जत कानून की दुनिया में, और पिता के ही नक्शे कदम पर चलते हुए वो भी वकालत करना चाहती थी। बाकायदा उसने बीएमएस कॉलेज में लॉ की पढ़ाई की, वहां पे कॉलेज में दाखिला लिया और लॉ की पढ़ाई करनी शुरू की। धीरे धीरे वक्त बीता। 2003, ये बात है दिसंबर की, और वो भी दिसंबर की तारीख, बल्कि नवंबर 2003, नवंबर 2003 में शुभा के पिता ने शुभा का रिश्ता एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से तय किया। उसका नाम था बी.आर. ग्रीश। बी.आर. ग्रीश 30 साल का एक नौजवान सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो भी अच्छे परिवार से। शुभा और ग्रीश का परिवार पड़ोसी था, तो बचपन से दोनों परिवार एक दूसरे को जानते थे। शुभा को ग्रीश के घर वाले जानते थे, ग्रीश को शुभा के घर वाले जानते थे। ग्रीश अच्छी खासी नौकरी कर रहा था, इंटेल में जॉब करता था वो, बेंगलोर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो घर वालों ने, खासतौर पर शुभा के पिता ने कहा कि ये रिश्ता अच्छा रहेगा उनकी बेटी के लिए, अच्छा लड़का है। उन्होंने ग्रीश के साथ 30 नवंबर
2003 को एंगेजमेंट कर दी, सगाई, और शादी अप्रैल 2004 में होनी थी। तो नवंबर 2003 में सगाई हो गई। सगाई के सिर्फ 3 दिन बीते थे, इसके बाद 3 दिसंबर 2004 की तारीख आती है, 3 दिसंबर 2004। शुभा ग्रीश से कहती है कि तुम मुझे आज डिनर पे ले चलो अपने मंगेतर से, फियांसी से। ग्रीश भी खुश होता है कि चलो, उसकी मंगेतर ने कहा है सगाई के चौथे ही दिन कहीं बाहर चलना है, डिनर करना है। तो शाम को शुभा मिलती है ग्रीश से, और ग्रीश उसको पहले अपने साथ अपने ऑफिस ले जाता है, अपने कुलीग से मिलवाता है, बड़ा खुश भी होता है। इसके बाद वो लोग वहां से निकलते हैं और फिर एक कार्टन टावर्स एयरपोर्ट के करीब है, ओल्ड एयरपोर्ट के, वहां पे एक रेस्तरां में जाते हैं और दोनों डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद रात करीब 9:30 का वक्त था। अब ये घर लौट रहे हैं। जब ये घर लौट रहे थे, कोरामंगला और इंदिरा नगर स्ट्रेच के पास वहां पे एक फ्लाइंग लैंडिंग स्पॉट है। आमतौर पर जब किसी भी एयरपोर्ट के आप बाहर देखेंगे जो सड़क जाती है, तो उसके करीब से प्लेन टेक ऑफ करते हुए या लैंड करते हुए बहुत नीचे, बहुत करीब से दिखाई देता है। तो बहुत सारे लोग गाड़ियां रोक रोक कर उसे देखते हैं। हम लोग खुद IGI इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ से जब भी गुजरते थे तो रुक जाते थे, क्योंकि इतने नीचे से फ्लाइट को कभी देखने का मौका नहीं मिलता। तो वहां पे बहुत सारे जो तमाशबीन हैं, इस तरह के लोग हैं, वो रुक जाते हैं। तो ये दोनों भी डिनर करके लौट रहे थे, शुभा और ग्रीश। तभी शुभा ने कहा ग्रीश से कि थोड़ा यहाँ पे इस फ्लाइंग लैंडिंग स्पॉट पर रुकते हैं, प्लेन देखते हो लैंड करते हुए और टेक ऑफ करते हुए। ग्रीश को भी लगा उसकी फैंसी कह रही है, उसकी ख्वाहिश पूरी करते हैं। ग्रीश काइनेटिक होंडा थी उसके पास, काइनेटिक पे थे दोनों। उन्होंने काइनेटिक को साइड में लगाई और वहीं खड़े हो गए, प्लेन के लैंड करने और टेक ऑफ करने के मंजर को देखने लगे। अभी कुछ ही वक्त बीता था कि अचानक ग्रीश के दाहिने सर के तरफ एक वजनी चीज से किसी ने हमला कर दिया। वहां पर रोशनी बहुत ज्यादा थी नहीं। चोट इतनी गहरी थी कि ग्रीश वहीं पर गिर पड़ा। इसके बाद जो हमलावर थे वो किसी बाइक पे थे, वो वहां से भाग गए। शुभा बदहवास हो गई, चीखने रोने लगी। किसी तरीके से वहां से गुजर रही एक कार को उसने मदद के लिए रोका। कार वाला भी शरीक था, वो रुक गया। इसके बाद वो घायल ग्रीश को लेकर फौरन वहां से पास में ही एक हॉस्पिटल है, मणिपाल हॉस्पिटल, वो वहां ले जाती है। वहां डॉक्टर इसका इलाज शुरू करते हैं। इस दौरान में घर वालों को भी खबर कर दी जाती है, दोनों फैमिली वहां पहुंच जाते हैं। पूरी रात बीतती है, डॉक्टर तमाम कोशिश करते हैं, लेकिन अगली सुबह यानी कि 4 दिसंबर की सुबह 8:05 पर डॉक्टर ग्रीश को डेड डिक्लेयर कर देते हैं। ग्रीश की मौत हो गई। जैसे ये होता है, इसके बाद अब ग्रीश के पिता पुलिस स्टेशन जाते हैं और वो पुलिस स्टेशन में जाकर, ये विवेक नगर पुलिस स्टेशन है, वहां पे कंप्लेंट लिखाते हैं। वो बताते हैं कि उनकी होने वाली बहू और बेटे दोनों खड़े थे और किसी ने मारा। अब इस कत्ल की जो चश्मदीद थी वो इकलौती थी शुभा। सबसे पहले पुलिस शुभा का स्टेटमेंट दर्ज करती है। शुभा बताती है कि वो उसने ही डिनर के लिए फोर्स किया था, फिर वो डिनर ले गया, ऑफिस ले गया। उसके बाद मैंने ही कहा था कि हम टेक ऑफ और लैंडिंग यहाँ पे देखना चाहते हैं, वो यहाँ ले आया और हम लोग अभी ये देख ही रहे थे कि अचानक पीछे से किसी ने अंधेरे में सर पे वार किया और निकल गया, बट हमलावर कौन था मैं देख नहीं पाया। शुभा सदमे में थी, लगातार रो रही थी। 3 दिन पहले जिसकी सगाई हुई है, उसके उस होने वाले पति की अचानक मौत किसी को भी गहरा सदमा लगेगा। तो पुलिस ने भी पुलिस अंदाज में नहीं, एक इंसानियत के नाते जितनी पूछताछ की, बट पुलिस को कोई क्लू नहीं मिला। अब पुलिस ढूंढ रही है। 2003 की बात है, तब CCTV और ये सब इतना ये सब नहीं था जो आज के दौर में है। बट पुलिस अपने केस में लगी रही। विवेक नगर पुलिस के जो IO थे, इन्वेस्टिगेटिंग अफसर, कई दिन तक उन्होंने जांच की इस स्पॉट पे, बाकी हर तरह से, कोई पुरानी दुश्मनी, कोई और सगाई, कहीं ग्रीश का किसी और लड़की के साथ कोई चक्कर, कोई ऐसा एंगल, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली। इसी दौरान में फिर पुलिस ने हर एक चीज चूंकि तफ्तीश की थी, तो जो सगाई हुई थी 30 नवंबर को, पुलिस ने कहा कि उसके वीडियो को देखते हैं, क्योंकि वीडियो शूट हुआ था। शादी सगाई में हमारे यहाँ एक तरह का फैशन है, हम लोग करते हैं। तो उन्होंने कहा कि शायद उसमें देखें, उसमें कोई ऐसी चीज नजर आए, कोई दुश्मन नजर आए, कोई ऐसा कैरेक्टर नजर आए जिससे इस केस को सॉल्व करने में आसानी हो। तो IO ने बैठकर अब ग्रीश और शुभा की सगाई के वीडियो देखने शुरू किए। हर एक मेहमान के चेहरे को टटोलना शुरू किया, शुरू से आखिर तक। किसी मेहमान के चेहरे से ऐसा कोई
सुराग नहीं मिला जिससे वो गिरीश के कत्ल की पहेली को सुलझा सके। हर मेहमान, हर रिश्तेदार के चेहरे पर नजर डालते 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 अचानक आईओ की नजर शुभा के चेहरे पर पड़ी। जब उसने वीडियो देखना शुरू किया, उस पुलिस अफसर ने, इंस्पेक्टर ने, आईओ ने, इन्वेस्टिगेटिव अफसर ने, तो उसका पहला मकसद यही था कि इस सेरेमनी में आए हुए लोगों के चेहरों को पढ़ूं और कुछ ना कुछ उसमें से निकालूं। और इस चक्कर में वो शुभा को ही देखना भूल गया था। लेकिन अब आखिरी में जब कुछ नहीं मिला तो उसने गिरीश और शुभा के ऊपर नजर डाली। रिंग सेरेमनी में दोनों बैठे हुए हैं, लेकिन शुभा के हाव भाव और चेहरे को देखकर आईओ को बड़ा अजीब लगा। उसे लगा जिस लड़की की सगाई है वो लड़की कहीं से खुश नजर नहीं आ रही, और वो लगातार गिरीश से दूरी बनाने की कोशिश कर रही है। बैठती है तो थोड़ा खिसक जाती है, चेहरे पे उसके तनाव है, चेहरे पे गुस्सा भी है। और किसी भी लड़का और लड़की की जब शादी होती तो उस दिन चेहरे पर अलग चमक होती है, खुशी होती है। वो सारी चीजें काफूर हैं, गायब हैं। आईओ को ये बात बड़ी अजीब लगी। उसे लगा कि शायद शुभा, कम से कम इस वीडियो से लग रहा है कि इस सगाई से और इस रिश्ते से खुश नहीं है। अब लेकिन ये सिर्फ एक आकलन था, अंदाजा था, हकीकत में क्या था नहीं मालूम। लेकिन आईओ को कहीं ना कहीं शुभा पे थोड़ा सा डाउट हुआ। अच्छा, 2003 के ज़माने में उस वक्त ये जो मोबाइल, जो CDR कॉल डिटेल हम रिकॉर्ड की बात करते हैं, मोबाइल से लोकेशन की बात करते हैं, ये बड़ा नया नया था। आमतौर पर पुलिस इसका यूज़ नहीं करती थी, कॉल डिटेल रिकॉर्ड का या फिर मोबाइल से किसी केस को सॉल्व करने का। ये चीज़ें थी ही नहीं हमारे सिस्टम में। ये तो बहुत 2010 के बाद रफ्तार पकड़ी। अब तो खैर किसी भी केस में सबसे पहले आप मोबाइल ही सबसे बड़ा सबूत और सुराग बन जाता है। 2003 में ये बात नहीं थी, लेकिन जब वीडियो देखा तो उसके बाद लगा कि शुभा के ऊपर कुछ डाउट हुआ। लेकिन अब इस डाउट को और आगे कैसे क्लियर करें। वो जो आईओ थे वो नए नए टेक्नोलॉजी के भी सेवी थे, टेक्नोलॉजी में उनका इंटरेस्ट था। शुभा और उसका परिवार पढ़ा लिखा अमीर, पिता उसके नामचीन वकील, शुभा के पास भी मोबाइल। तब आईओ ने कहा कि शुभा के मोबाइल के कॉल डिटेल रिकॉर्ड को खोलते हैं और इससे कोई जानकारी मिलेगी। अब इसके बाद शुभा के मोबाइल को लिया गया, कॉल डिटेल रिकॉर्ड जो CDR है उसको छाना गया, तो पता चला कि उसमें एक नंबर पे लगातार बातचीत हो रही थी 3 दिसंबर 2004 को, जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ। पुलिस ने सबसे ज्यादा जो बात हुई थी उसी एक नंबर से हो रही थी। जब उस नंबर को ट्रेस किया तो पता चला कि ये नंबर जो है ये अरुण शर्मा नाम के एक लड़के का है, और जो अरुण है वो भी BMS कॉलेज में लॉ की पढ़ाई कर रहा है, लेकिन शुभा से 2 साल जूनियर है। और ये नंबर अरुण का था और अरुण लगातार उससे बातचीत कर रहा था। अरुण वर्मा, 19 साल का लड़का, शुभा से करीब 5-6 साल छोटा। अब इस नंबर पे इतनी बात, इंसिडेंट के दिन बात, फिर पुलिस ने कहा कि अब ये कॉल डिटेल से तो ये तो पता चला बातचीत हो रही है, अब लोकेशन भी ट्रेस करते हैं कि उस दिन मोबाइल का लोकेशन कहाँ था। अब शुभा तो ऑलरेडी थी गिरीश के साथ, तो उसका लोकेशन उसी जगह पे मिलना था जहां पे हमला हुआ, जहां पे उसको मारा गया। लेकिन जब अरुण वर्मा के मोबाइल के लोकेशन को खंगाला गया तो पता चला कि उसका लोकेशन भी उसी जगह के आसपास था। अब पुलिस को यकीन हो गया कि ये लोग वहां थे, हमलावर इन्हीं में से कोई है। इसके बाद पुलिस ने अरुण वर्मा को पूछताछ के लिए बुलाया। अरुण वर्मा ने कहा कि मैं उस वक्त इस शहर में ही नहीं था। पुलिस ने उससे पूरी पूछताछ की, अरुण वर्मा ने इनकार किया। पुलिस को उस वक्त ये भी लगा कि पता नहीं मोबाइल के लोकेशन और ये कॉल जो CDR है अदालत में मानी जाएगी भी कि नहीं, क्योंकि तब तक ये सब चीजें मैंने जैसा बताया हमारे सिस्टम का हिस्सा नहीं हुआ करता था इतने बड़े पैमाने पे। तो पुलिस को लगा पकड़ लूं और अदालत कहे कि ये क्या बेवकूफ़ी है, एक मोबाइल के भरोसे आप किसी को कातिल थोड़ी ठहरा सकते हैं, तो बेइज्जती होगी। आयु होशियार था, उसने अरुण वर्मा को पूछताछ करने के बाद छोड़ दिया, बोला जाओ। अरुण वर्मा बाहर निकलता थाने से। इस दौरान में दोनों मोबाइल को आईओ ने रिकॉर्ड पे लगा दिया। वो और पुख्ता सबूत चाहता था। अरुण वर्मा पुलिस स्टेशन से बाहर निकलता है। बाहर निकलते वो पहला कॉल शुभा को करता है। कहता है आज मुझे पुलिस ने बुलाया और ऐसे से पूछताछ की। शुभा कहती तूने कुछ बताया तो नहीं? कहता नहीं मैंने कुछ नहीं, मैंने तो घुमा दिया।
मैं तो था ही नहीं शहर में। मुझे लगता, उसने लगा कि पुलिस को तुझ पे यकीन है। उसने कहा हाँ मुझे लगता है मेरी सारी बातचीत से यकीन हो गया है। जब ये बातचीत हुई और रिकॉर्डिंग आई, पुलिस के सामने तस्वीर क्लियर हो गई। इसके बाद पुलिस सीधे शुभा को उठाती है। हालांकि शुभा को उठाना बिना सबूत के भी एक मुश्किल काम था, क्योंकि उसके पिता एक नामचीन वकील थे। लेकिन खैर पुलिस शुभा को उठाती है। उसके बाद उसके सामने सारे सबूत रखती है। कहती ये रहा तुम्हारा लोकेशन, ये तुम्हारी बातचीत, और ये अरुण वर्मा का लोकेशन। इसके बाद अरुण वर्मा को उठाया जाता है। अरुण वर्मा को उठाया जाता है। अरुण वर्मा थोड़ी ही देर में टूट जाता है। 19 साल का लड़का, लॉ की पढ़ाई कर रहा है। पता चलता है कि शुभा अरुण वर्मा से प्यार करती थी और दोनों का रिश्ता करीब 2-3 सालों से था। कॉलेज में जूनियर था। शुभा अरुण वर्मा से शादी करना चाहती थी। अरुण भी शुभा से शादी करना चाहता था। लेकिन फिर अचानक शुभा के पिता को इन दोनों के अफेयर के बारे में पता चल गया। जैसे ही पता चला, शुभा के वकील पिता ने फौरन आनन फानन में अपने पड़ोसी ग्रीश के साथ शुभा का रिश्ता तय कर दिया और 30 नवंबर को दोनों की सगाई कर दी। शुभा इस सगाई से खुश नहीं थी। हालांकि ग्रीश एक अच्छा खासा पढ़ा लिखा, अच्छा कमाने वाला सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इंटेल जैसी कंपनी में। लेकिन शुभा को ग्रीश की सादगी, उसका सिंपल लाइफ स्टाइल, ये पसंद नहीं था। उसे थोड़े हाई फाई लाइफ, थोड़ा किक जिसमें कहते हैं आए, तो उस तरह की जिंदगी पसंद थी। उसे लगा कि ग्रीश जैसा शख्स उसकी जिंदगी के लिए उसमें फिट नहीं है। बड़ी सिंपल लाइफ है उसकी, बड़ा सिंपल रहता है, सादगी है, कोई शोशेबाजी नहीं है, और उसे ये सब पसंद नहीं था। उसे पसंद था अरुण वर्मा। उसने पिता के दबाव में सगाई तो कर ली, लेकिन कहते हैं कि सगाई के दिन जो उसकी ब्यूटिशियन थी, जो उसका मेकअप करे थे, उसने कहा था कि मैं इसके साथ शादी नहीं करूंगी, शादी से पहले ही भाग जाऊंगी, ऐसे मार दूंगी। ये सब बाद में गवाही में आई। तो जब शादी नहीं करनी थी, सगाई हो गई। सगाई के बाद शुभा लगातार परेशान थी। अरुण वर्मा से उसने बात की। 3 दिसंबर 2004 को अरुण वर्मा, शुभा और अरुण के कजन और उसका एक दोस्त, 4 लोगों के बीच 76 टाइम्स कॉल पे बात हुई, मोबाइल पे। ये सारे रिकॉर्ड आए। और उसके बाद शुभा ने कहा कि अब ये सगाई तभी टूटेगी जब ग्रीश इस दुनिया से निकल ले। अरुण वर्मा तैयार हो गया। अरुण वर्मा ने अपने कजन को इसके साजिश में शामिल किया और एक दोस्त को। इसके बाद प्लान ये किया गया कि 3 तारीख की शाम को तुम उसको डिनर के बहाने अपने साथ ले जाओ और फिर इसी फ्लाइट लैंडिंग स्पॉट पर लेकर आओ, क्योंकि वहां पे सन्नाटा भी होता है और अंधेरा भी होता है और वहां पे मारना आसान होगा। उसी प्लानिंग के हिसाब से शुभा अचानक रूट बदलवाती है और ग्रीश को कहती है मुझे फ्लाइंग लैंडिंग स्पॉट पे ले चलो, प्लेन लैंड और टेक ऑफ करते हुए देखना है। और लगातार वो अपनी लोकेशन बताते जा रही थी। फोन पे थी, मैसेज कर रही थी अरुण को। अरुण को पता था ये कब कहां से गुजर रही है। अरुण लगातार अपने कजन और एक दोस्त के साथ 2 अलग अलग बाइक पे उनके पीछे था। इसके बाद प्लानिंग के हिसाब से ये लोग फ्लाइट लैंडिंग स्पॉट है वहां पे रुके। जैसे ही मौका मिला, कोई और शख्स आसपास में था नहीं। जानबूझ के शुभा ग्रीश को इस तरह से कोने में भी ले गई कि वहां कोई और ना आए। इसके बाद अचानक अरुण के दोनों कजन और दोस्त उतरते हैं, अंधेरे में पीछे से चुपके से जाते हैं और लोहे के एक वजनी रॉड से ग्रीश के सर के दाहिने हिस्से पर एक जोर से मारते हैं। वो घातक हो गया, वहीं पे गिर गया ग्रीश और अगले दिन मौत हो गई। हमला करने के बाद ये दोनों आगे चलकर वहीं पे एक झाड़ी में उस हथियार को, जो रॉड था, उसको फेंक देते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन एक आईओ के एक वीडियो देखकर सगाई की और उसमें एक चेहरा, एक होने वाली दुल्हन की खुशी नहीं है, पहला शक गया। कॉल डिटेल ने बाकी चीजें की और ये वो केस है जिसको अदालत ने बाद में ये सारे कॉल डिटेल, फोन के डिटेल, इन सारी चीजों को माना। इसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा गया। बैंगलोर में ये खबर बड़ी सुर्खियों में रही। फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मुकदमा चला और ये जो गिरफ्तारी हुई थी करीब 50 डेज के बाद हुई थी कत्ल के, जब भी केस खुला था। उसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चला 2004 से लेकर 2010 तक। मई 2010 में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने शुभा, अरुण और उसके दोनों साथियों, कजन और दोस्त, इन चारों को लाइफ इम्प्रिजमेंट यानी उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके बाद ये मामला, इस सजा के खिलाफ चारों अक्यूज्ड हाईकोर्ट पहुंचे, कर्नाटक हाईकोर्ट। कर्नाटक हाईकोर्ट ने भी
लोअर कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और इन चारों की उम्र कैद को बरकरार रखा। अब इनके पास आखिरी रास्ता सुप्रीम कोर्ट था। ये सुप्रीम कोर्ट गए। अब तक इनको जेल में रहते हुए करीब 10 साल हो चुके थे। अगस्त 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब इनके बेल पे या बाकी चीज़ों पे जो फैसला होगा वो तो होता रहेगा, फिलहाल इन्हें जमानत दे देते हैं। अगस्त 2014 में शुभा, अरुण, बाकी लोग जमानत पर बाहर आ गए और अब भी जमानत पर बाहर है। तो ये थी कहानी। रिवाज है शादियों पे तोहफा देने की, बल्कि बहुत सारे त्यौहार पर। हमारे यहाँ तो तोहफा एक तरह का फैशन भी है। मैं कई बार ये भी कहता हूँ कि जो गिफ्ट और तोहफे होते हैं, कई बार वो रिश्वत की दूसरी शक्ल भी होते हैं। तो कई बार अगर कोई आपको इस तरीके से तोहफे के नाम पर कुछ दे रहा है और अगर आपको पता है कि उसका कुछ काम फंसा है या काम करना है या कुछ ऐसी चीज़ें, तो समझ लीजिए वो तोहफा नहीं है, रिश्वत है। तोहफा हमेशा दिल से दिया जाता है और रिश्वत जो है तोहफे की शक्ल में कई बार दे दी जाती है। आज की कहानी गुजरात की कहानी है। गुजरात के सूरत के करीब नवसारी जिले की कहानी है। नवसारी एक अच्छा खासा इलाका है। इसी नवसारी जिले में एक मिंढाबारी इलाका है। यहां पे 12 मई को एक शादी हो रही थी। शादी थी 28 साल के लतेश गवित की और सलमा की। दोनों गांव के आसपास ही रहते थे नवसारी में। अरेंज मैरिज। दोनों के घर वाले बड़े खुश और दूल्हा दुल्हन भी खुश। बड़ी धूमधाम से शादी तय की गई और आखिरकार 12 मई यानी कि आज से 7 ठीक पिछले हफ्ते ये शादी तमाम रस्म रिवाज के साथ धूमधाम के साथ खत्म हुई। दूल्हा दुल्हन खुश थे। इसके बाद इनको अब हनीमून पे भी जाने का इरादा था, लेकिन वो भी बाद में। 12 मई को शादी खत्म होती है। उसके बाद दूल्हा दुल्हन दोनों, दूल्हा जो है अपनी दुल्हन को लेकर घर चला आता है। 5 दिन बीत जाता है। 5 दिन तक मेहमानों का आना जाना, कई मेहमान घर में थे वो वहीं रहते हैं। 5 दिन के बाद जब घर खाली हो जाता है, मेहमान सब चले जाते हैं, तो दूल्हे जो गवित है वो घर में जो शादियों में तोहफा मिला था उन सारे तोहफे को देखता है। उसका एक 3 साल का भतीजा था। वो एक तोहफा वहां पे पड़ा हुआ था जो टेडी बियर था, एक इलेक्ट्रॉनिक टेडी बियर जो स्विच इलेक्ट्रिक से चलता था। तो वो टेडी बियर नाचती या सब कुछ वैसे ही हरकतें उसकी। तो वो भतीजा बार बार उसे देख रहा था, उस रैप को और सारी चीजें जो रैप करके रखी गई थी। तो लतेश कवित को लगा कि बच्चों की चीज है, चलो उसको गिफ्ट को खोलते हैं। तो वो सारे गिफ्ट पैक खोल खोल कर देख रहा था। इसके बाद अचानक उसने फिर इस टेडी बियर को भी खोला। देखा इलेक्ट्रॉनिक टेडी बियर है, उसमें एक वायर था। उसने वायर निकाला, प्लग लगाया और जैसे ही स्विच ऑन किया, एक ऐसा धमाका हुआ जो उस घर में नहीं बल्कि गांव में दूर दूर तक उस धमाके की गूंज सुनाई थी। इत्तेफाक से जब ये टेडी बियर ऑन किया था गवित ने, तब उस कमरे में सिर्फ वो और उसका भतीजा था 3 साल का। धमाके की आवाज सुनकर लोग डर गए, भागते हुए आए। आकर देखे तो कमरे का मंजर जो है बड़ा अजीब और डरावना। लतेश गवित खून से लथपथ पड़ा हुआ है। 3 साल का मासूम फर्श पर भी खून से लथपथ पड़ा है। कुछ समझ में नहीं आया लोगों को। खैर फौरन तमाम रिश्तेदार, घर वाले दोनों को लेकर पास के हॉस्पिटल भागे। हॉस्पिटल जाने के बाद उसका इलाज शुरू हुआ, लेकिन धमाका इतना तेज था कि लतेश के चेहरे पे उसका बहुत इम्पैक्ट हुआ और उसकी लगभग आंखें खराब हो गई। अब अभी डॉक्टर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि पता नहीं वो देख पाएगा कि नहीं कभी। इसके अलावा उसके एक हाथ की कलाई भी जो है उड़ गई और पूरे शरीर पे ही उसके एक जलने का और जलन के निशान। तो उसकी हालत बहुत अच्छी नहीं है। आंखें शायद जा चुकी हैं, एक हाथ की कलाई कट चुकी है। उधर 3 साल का बच्चा भी बुरी तरह गंभीर है। दोनों हॉस्पिटल में है और दोनों का इलाज चल रहा है। अब ये सारी चीजें हो गई। एक शादी के घर में अचानक एक बॉम्ब कैसे फटा, एक धमाका कैसे हुआ, अब ये जानना पुलिस का काम था। पहले तो घर वालों को लगा कि पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन फिर अब जिस तरीके का धमाका था, जो उसका इम्पैक्ट था, जो उसकी गूंज सुनाई दी दूर तक, तो फिर पुलिस को बीच में कूदना पड़ा। इसके बाद अब पुलिस ने छानबीन की, मौका वारदात की घर में,
तो देख के ही लग गया था कि ये किसी बॉम्ब से ही धमाका हुआ है। अब पुलिस ने जब सारी चीजें एक एक कर देखनी शुरू की तो उसकी नजर उस टेडी बियर पे पड़ी। अभी तक चूंकि लतेश होश में नहीं था और उसका भतीजा भी कि उससे पूछताछ करें, तो पुलिस खुद ही इन्वेस्टिगेट कर रही थी। तो उस टेडी बियर को देखने के बाद पुलिस को लगा उसके साथ कुछ वायर और बाकी चीजें मिली। फॉरेंसिक टीम पहुंची, उन्होंने बारीकी से जांच की, तो उन्हें उसी में से कुछ एक्सप्लोसिव मिले और उस एक्सप्लोसिव को जो रखा गया था टेडी बियर, क्योंकि उसके चीथड़े उड़ गए थे। अब पुलिस को अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि इस टेडी बियर का धमाके से क्या लेना देना, और वो इंतजार कर रही है पुलिस की किसी तरह से उससे बयान लिया जा सके। इसके बाद लतेश थोड़ा होश में आता है और पुलिस उससे पूछताछ करती है, तो वो बताता है कि मैं सारे गिफ्ट खोल रहा था, उसी में एक टेडी बियर था, मैंने अपने भतीजे के लिए उसको खोला और जैसे ही प्लग इन किया एक जोर का धमाका हुआ। अब यह क्लियर हो गया था कि धमाका टेडी बियर में हुआ। अब इस टेडी बियर की पहेली क्या है, पुलिस को यह सुलझाना था। अब पुलिस ने सारे जो गिफ्ट देते हैं आमतौर पर रिश्तेदार, कई पर्चियां होती हैं, नाम लिखे होते हैं, कार्ड होते हैं, लेकिन टेडी बियर कौन, किसने दिया? तभी जब तफ्तीश हो रही थी तो जो लतेश की वाइफ सलमा, सलमा की एक बड़ी बहन, और उस बहन ने पुलिस को बयान दिया, और वो ये था, उसकी जो बड़ी बहन थी उसका नाम है जागृति बेन। अब इस टेडी बियर के बारे में पुलिस इंक्वायरी कर रही है, तो अचानक जागृति बेन ने कहा कि मैं जानती हूं कि ये टेडी बियर कहां से आया। उसने कहा कि एक महिला लेकर आई थी और उसने दिया था, और ये टेडी बियर भेजा था एक राजेश पटेल नाम के शख्स ने। अब पुलिस ने कहा कि ये राजेश पटेल कौन है और क्यों दिया। अब राजेश पटेल की कुंडली खंगाली गई, तो फिर एक नई कहानी आई। पता चला राजेश पटेल और जागृति बेन दोनों एक दूसरे से प्यार किया करते थे, यानी कि सलमा की बहन जागृति और राजेश 2009 से दोनों लिव इन में रह रहे थे। 2009 से लेकर करीब 2021 तक, मतलब करीब 11-12 साल। इस दौरान में जागृति और राजेश पटेल, इनको एक बेटी हुई जिसकी उम्र इस वक्त करीब 6 साल है। लेकिन फिर यह भी पता चला कि राजेश पटेल पहले से ही शादीशुदा था, उसकी एक पत्नी है और बाकायदा उसके 2 बच्चे भी हैं, एक लड़का और एक लड़की, जिनकी उम्र 7 और 12 साल है। तो शादीशुदा होने के बावजूद राजेश पटेल जागृति बेन के साथ लिव इन में रह रहा था पिछले 11-12 सालों से, और उससे भी एक बेटी थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन पिछले 1-1.5 साल में दोनों के रिश्तों में खटास आ गई। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे, फिर दोनों एक दूसरे से जुदा हो गए। जागृति बेन अपने घर लौट आई। इधर राजेश पटेल रिश्ते ऐसे खराब हुए कि उसे लगा कि जागृति बेन और उसकी जो बेटी है उसको ही रास्ते से हटा दो। अब वो इसी उधेड़-बुन में लगा रहा। इसी दौरान में अचानक क्या हुआ कि राजेश पटेल के घर में उसकी भाई की शादी फिक्स हो गई। अब राजेश पटेल के घर में शादी उसके भाई की। इधर ये पता चला कि जागृति बेन के घर में उसकी छोटी बहन सलमा की शादी है। काफी प्लानिंग करने के बाद राजेश पटेल ने फिर एक फैसला किया। उसने एक लेडी से जो उसकी परिचित थी उसको उसने बुलाया। वो एक आशा वर्कर, एक वर्कर थी जो आशा वर्कर होम में काम करती थी। उस लेडी को बुलाया और उसने कहा कि ये एक कार्ड है शादी का, और ये एक तोहफा है टेडी बियर, तो ये जाकर तुम वहां दे दो, मतलब सलमा और जागृति बेन के घर में। लेकिन राजेश पटेल ने स्पेशली ये कहा कि ये जो टेडी बियर है जो तुमको देना है, ये किसी और के हाथ में मत देना, ये सीधे और सिर्फ जागृति बेन के हाथ में देना, क्योंकि उसका इरादा उसी को मारने का था। और ये उसकी बहन की शादी के लिए, तो जागृति बेन के हाथ में देना, वो अपनी बहन को दे देगी। अब वो जो उसकी महिला परिचित थी वो इस तोहफे को और शादी के कार्ड को लेकर पहुंच गई, क्योंकि राजेश पटेल को उनका घर भी जानता था। 9 साल से 11-12 साल से दोनों लिव इन में रह रहे थे। तो वो पहुंच जाती है, वो महिला। वहां पहुंचने के बाद वो देखती है चारों तरफ, लेकिन इत्तेफाक से जागृति बेन मिलती नहीं है। वो उठाकर उसकी बेटी को ये तोहफा दे देती है, जो 6 साल की बच्ची थी, कि ये तुम अपनी मम्मी को दे देना, और निकल के चली आती है। अब उसकी बेटी उस तोहफे को रख देती है। कुछ देर के बाद अब जागृति बेन आती है, वो देखती है कि एक टेडी बियर, एक शादी का तोहफा है।
उसे लगा कि ये उसकी बहन के लिए किसी ने तोहफा भेजा है, क्योंकि शादी उसकी बहन की। तो उसने उठाकर जो शादी के बाकी तोहफे आए थे, उन तोहफों के बीच में उस टेडी बेयर को भी रख दिया कि ये उसकी बहन सलमा का है, वो अपने ससुराल ले जाएगी। अब उन सारे तोहफों के बीच में वो टेडी बेयर, शादी हो गई, विदाई हुई, रुखसती हुई, दूल्हा दुल्हन को लेकर चला गया, जो बाकी तोहफे थे वो भी साथ में गाड़ी में रखकर ले जाया गया। अब तोहफे सब ले जाकर रख दिए। 12 मई की शादी थी। 4 दिन गुजर गए। 4 दिन तक मेहमानों की खातिर ये वो सारी चीजें होती रही। 5वें दिन याद आया कि चलो अब तोहफे खोलते हैं। और 17 मई को इत्तेफाक से लतेश कवित, उस वक्त उसकी बीवी नहीं थी, नई सलमा वहां पे, सिर्फ भतीजा था, और इन्होंने वो तोहफा खोला, टेडी बेयर को प्लग इन किया और उसमें धमाका हो गया। तो जब ये सारी चीजें सामने आई तो पुलिस ने फौरन राजेश पटेल को सबसे पहले अरेस्ट किया। राजेश पटेल के साथ उसके भाई को भी अरेस्ट किया। इसके बाद उन दोनों से पूछताछ हुई। तो जब पूछताछ हुई तो उन्होंने पता चला कि कुएं खोदने के नाम पर राजेश पटेल ने वहीं किसी से डेटोनेटर और ये विस्फोटक लिया। आमतौर पे ये सब लाइसेंस के साथ बिकता है, लेकिन वो आपके लिए उसके पॉजिटिव मतलब जो क्या काम है वो आपको सब बताना पड़ता है। तो उन सारी चीज़ों को लिया उसने। उसके बाद उसने एक टेडी बेयर खरीदी और उस टेडी बेयर में ये पूरा विस्फोटक, यहां पे पुलिस का कहना है कि वो अपने आप नहीं कर सकता, किसी एक्सपर्ट्स के थ्रू इसने ये काम कराया। तो उस एक्सपर्ट्स के थ्रू इसने टेडी बेयर को एक बॉम्ब में तब्दील कर दिया, और बॉम्ब में तब्दील करने के बाद रैप करके उसने भेजा। और उसका मकसद ये था कि ये तोहफा जो है, उसे पता था कि अगर मैं भेजूंगा, चूंकि मैं उसके साथ इतने सालों से रहा हूं, तो जागृति बहन जरूर ये तोहफा खोलेगी, और जब खोलेगी तो जाहिर सी बात है टेडी बेयर है, उसकी बेटी भी पास में होगी, तो माँ बेटी दोनों की मौत हो जाएगी। और वो यही चाहता था, इन दोनों को रास्ते से हटाना, और इसीलिए उसने ये सारा प्लान किया। बस गड़बड़ ये हो गई कि टेडी बेयर बेटी के हाथ लगी, बेटी से माँ तक पहुंची, माँ को लगा ये उसकी बहन के लिए तोहफा है, और उसने बाकी तोहफों के साथ डाल दिया। और इस तरीके से होते होते आखिरकार दूल्हे को, जिसके सिर्फ 5 दिन पहले शादी हुई, उसके हाथ ये तोहफा लगा और उसने इसे ऑन किया, और धमाके में उसकी आंखें चली गई, हाथ की कलाई कट गई। पुलिस ने राजेश पटेल और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी इसके पीछे और कौन कौन लोग हैं उनकी भी तलाश की जा रही है। लेकिन कुल मिलाकर एक शख्स जिसे इश्क था, 12 साल तक करीब साथ रहा, दोनों में प्रेम, लेकिन धीरे धीरे शायद वो प्रेम गायब हो गया, सिर्फ कहानी रह गई। प्रेम कहानी में से प्रेम हट गया और कहानी बची। और अंजाम ये हुआ कि एक शख्स जिसको कायदे से अब शायद हनीमून के लिए कहीं बाहर होना था, अस्पताल के बिस्तर पे पड़ा हुआ है और बुरी तरह घायल, आंखों की रोशनी ऊपर वाला करे कि ठीक हो जाए, लौट आए। लेकिन प्यार में अंधे या उस सन की आशिक ने जो किया एक तोहफे के नाम पर, शायद ही शादी में कोई ऐसा तोहफा किसी को भेजता है।